नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹਲਚਲ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਅੰਸ਼ੁਲ ਅਭਿਜੀਤ ਨੰਗਲ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਨੰਗਲ ਸਤਲੁਜ ਸਦਨ ਪਹੁੰਚਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ हर सवाल का जवाब उन्होंने बेबाकी ना दिता। क्या क्या है उन्होंने आज सुनाने हैं। समस्याएं हमारी लोगों की, उन समस्याओं को हल करें। इसी के साथ में ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ सभी पत्रकार भाइयों का, सभी लोगों का मैं राजेश पटियाल जी हैं, मनीष जी हैं, वीर साहब जी, मतलब ये मेरे बहुत ही सारे के सारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और ये प्रिंस जी, तो ये मैं इसलिए कहना चाहूँगा, इनके सामने बड़ी खुल के आप बात करिए, समता आंदोलन की बात करिए। अभी आप जो है ना, जो हमारे आधुनिक भारत, जो हमारे नेहरू जी की जो की बात कही थी, क्योंकि आज की दुनिया में जो भेदभाव है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि आप ऐसी चीज़ें प्रेस के सामने रखें कि हम सब एक हैं, हमारा समाज एक होना चाहिए। हमारी जो जाति है उन्नति कर सकता है जब हमारा देश उन्नति करेगा, हमारे लोग उन्नति करेंगे, मिलजुल के रहेंगे तो हमारा डेफिनेटली हमारा देश उन्नति करेगा। डॉक्टर आर्या तो यहाँ पर मुझे बहुत दिन से बुला रहे थे। मेरी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर इस पावन धरती पे आया हूँ मैं। और डॉक्टर आर्या यहाँ पर बहुत दिनों से सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं। और बाबू जगजीवन राम जो मेरे नाना जी थे, वो उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनका संदेश, उनका संघर्ष को आगे ले जाने में, अगली पीढ़ी तक ले जाने में, वो तो हमें विरासत में मिली है। वो एक बहुत यहाँ पर एक सक्रिय उनका योगदान है, सक्रिय कार्यक्रम वहाँ पर कर रहे हैं। और ये ज़रूरत भी है, क्योंकि ये विरासत कोई मेरी अपनी व्यक्ति विशेष की विरासत नहीं, वो सब की है। बाबूजी जो थे, और इसी वजह से ऑल इंडिया समता मूवमेंट हम चला रहे हैं उनके नाम पर। बाबूजी से वो हमेशा समता और समरसता की बात करते थे। और छोटे से गांव में 115 साल पहले उनकी पैदाइशी हुई, चंदवा में उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो दो लड़ाई लड़ रहे थे, एक तो जाति प्रथा के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, और दूसरा अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ। दो लड़ाई उन्होंने लड़ी। और अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ वो जेल भी गए, जाति प्रथा की भी लड़ाई लड़ी। ज़रा सोचिए, 100 साल पहले। और अपने आप को शिक्षित भी किया, सशक्त बने, मजबूत बने। 30 साल से कम उम्र में उनके पास 14 अपने एमएलए थे। 14 एमएलए लेकर वो कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी के बुलावे पर वो शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी में आए और कांग्रेस पार्टी को और मजबूत किया। कांग्रेस पार्टी का तो योगदान आप जानते हैं, मैं ज़्यादा कहने की बात नहीं समझता हूँ। गांधी जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में हमने ये एक स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी। वहाँ पर जो कांग्रेस के लोग थे और बहुत सारे और लोग फांसी पे झूल गए थे। उनकी शहादत इतिहास में दर्ज है। हम जानते हैं कि वो सलाखों के पीछे चले गए थे, तो उनकी शहादत, उनका बलिदान, उनकी कुर्बानियाँ सब दर्ज है। कांग्रेस पार्टी का ये योगदान है। उसी वक्त बाबूजी बिहार से उठ के इंटरिम गवर्नमेंट में भी आए। बाबू जगजीवन राम यहाँ पर एक बहुत बड़े दिल्ली में सियासतदान बने। 71 की लड़ाई में वही रक्षा मंत्री थे। जब हरित क्रांति आई तो वही वहाँ पर कृषि मंत्री थे। और एक तरह से हरित क्रांति की शुरुआत भी यहीं से हुई। तो एक मुझे बड़ा सौभाग्य मिला, मुझे आज भाखड़ा डैम घूमने का। नेहरू जी की एक देन है। और नेहरू जी, पंडित नेहरू की परिकल्पना यही थी, वो कांग्रेस पार्टी की भी परिकल्पना है, हमारी भी है, कि एक आधुनिक भारत बने, एक भारत बने जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता हो, एक ऐसा भारत बने जहाँ पर इतिहास में, ऐसा भारत बने जहाँ पर इतिहास के जो आधुनिक मंदिर हैं उनकी स्थापना हो। भाखड़ा नंगल डैम जैसे, PSUs जैसे। उस समय भारत जब आज़ाद हुआ तो केंद्र सरकार के अलावा किसी के पास वो न पूंजी थी कि वो निवेश कर सके, तो निजी निवेश बिल्कुल नामुमकिन था।
तो नेहरू जी ने ये फैसला किया कि केंद्रीय सरकार आएगी और आधुनिक भारत बनाएगी और हमारा जो प्रजातंत्र है, हमारी जमहूरी रिवायतें जो हैं उनको मजबूत भी करेगी। तो हमने ये देखा, एक तरह से ये आधुनिक भारत का मंदिर ही नहीं, ये एक आस्था का स्थल है हमारे लिए, एक श्रद्धा का स्थल है, क्योंकि हम जाके वहाँ पर पूजा करते हैं आधुनिक भारत के लिए, उसकी भविष्य के लिए, और जल्दी से जल्दी ये एक तरह से और मजबूत हो और सशक्त हो और संपन्न हो। उसके लिए समता भी बहुत ज़रूरत है। तो मैं वापस बाबू जगजीवन राम की वो जो संदेश है, जो समता और समरसता की जो बात की थी, जो इंसानों के कतार में जो सबसे पीछे खड़ा होता है उनकी बात की थी। वो ज़रूरतमंदों की वकालत करते रहते थे, जो पटरी पे बैठ के सब्ज़ी बेचता है, जो सामान बेचता है यहाँ पर रेडी पे बैठकर, जो दूसरों का मैला साफ़ करता है, दूसरों की गंदगी साफ़ करता है, उन लोगों के लिए उनका हौसला बुलंद करने के लिए उन्होंने वो आवाज़ उठाई थी। और कांग्रेस की यही विचारधारा रही है कि वो उन लोगों की जो रोटी प्याज और नमक के साथ खाते हैं उनकी बात वो करे। देखिए बाबूजी ये कहा करते थे, और बहुत एक अनोखी बात है कि ऊपर वाला समदर्शी है या नहीं है, ऊपर वाला समदर्शी है या नहीं है, इस पे बहस तो हो सकती है, लेकिन भूख तो सभी को लगती है। तो ये बात वो हमेशा कहा करते थे, और इसीलिए जिन लोगों की व्याख्या नहीं की जाती, जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, उनकी आवाज़ वो हमेशा उठाते रहे। यही हमारी प्रतिज्ञा है, यही हमारा दावा है, यही हमारा वचन है। हम ये करते रहेंगे समता मूवमेंट के खिलाफ। और सियासत की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, और टेलीविज़न डिबेट पे यहाँ पर मेरे भाई बंधु यहाँ पर बैठे हुए प्रेस के मित्र, टेलीविज़न डिबेट्स में मैं अक्सर आता रहता हूँ और ये बहस करता रहता हूँ कि कांग्रेस की भी यही विचारधारा है कि जो समाज के पायदान में जो सबसे नीचे है उसकी वकालत हम कैसे करें, जो मंदी है, जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, उसकी बात हम कैसे बार बार उठाएं, ताकि एक समता का समाज बन सके, हमारा समावेशी विकास हो सके। सभी लोगों को साथ लेके चलना है, कहने से नहीं होगा भाई, खोखले वादे से नहीं होगा, हम सब लोगों को समाज में लेके चलना है, आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हमने ये एक वचन किया था। देखिए जब आज़ाद हुआ था मुल्क, तो हमारे दावे थे, हमारे संकल्प थे कि एक समता और समरसता का समाज बनाएंगे। वो अधूरा रह गया। वो जो लड़ाई है, वो संघर्ष है, वो मुखालिफत है, वो जारी है, और यही एक प्रयास है। और यहाँ पर जितने भी मंच पे बैठे हैं सब लोग इसी प्रयास में वो एक तरह से समर्पित हैं। तो मैं आप सबको आखिर में धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब आए, और सब बहुत सारी बातें हैं करने की, सियासत की भी और राजनीति की भी बहुत सारी बातें मैं यहाँ पर तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए। पहला प्रश्न मेरा ये है कि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी नए रूप में सामने आए और उनको लोगों ने स्वीकार भी किया, और उसके में कुछ लोगों की, जैसे खासतौर पे पंजाब के रेफरेंस में मैं कहना चाहता हूँ कि झाड़ू पार्टी में जो इनका समझौता हुआ है, तो यहाँ तो वो आमने सामने है, तो इसका लोकसभा इलेक्शन में यहाँ 13 सीटों पे पंजाब में नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखिए जब कोई भी गठबंधन बनता है, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ UPA 1 का। ऐसी बात नहीं है कि मतभेद नहीं होते, कोई भी गठबंधन बनता है मतलब बहुत सारे दल आते हैं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। इसका मतलब नहीं कि सहमति है संपूर्ण रूप से, वो होती रहती है, वो अपनी जगह है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने ये फैसला किया है, ये संकल्प लिया है कि ऐसी सरकार, नफ़रत भरी सरकार, जो लापरवाह सरकार है, जो ख़तरनाक सरकार है, उसको दिल्ली से उखाड़ कर फेंक देना है। तो उसके लिए जो भी प्रयत्न होगा वो हम करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि भाई जो और बातें हैं वो थोड़ी चलती रहती हैं अपनी रियासतों में, प्रदेशों में, कोई भी हो, क्योंकि आखिर एक प्रतिद्वंदिता तो है एक तरह से उस प्रदेश में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा जो इंडिया गठबंधन है एक नेशनल, राष्ट्रीय लेवल पे वो सुदृढ़ या मजबूत ना हो, और इसका पूरा प्रयत्न चल रहा है। सब लोगों ने ये कहा है, और आपके पास मिसाल भी है। UPA 1 कैसे बना? भाई UPA 1 में अनेक मुख्तलिफ दल साथ होके आए। अगर मतभेद होते तो वो साथ होके नहीं आते। और उस वक्त मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बहुत दूरदर्शिता से
कानून बनाए गए, मनरेगा, प्रधानमंत्री ने उसी मनरेगा का मजाक उड़ाया था संसद के पटल में। सबसे ज़्यादा वो काम आया कोविड के समय मनरेगा। अभी भी मनरेगा का बजट तो आपने कम कर दिया है। गरीब आदमी जो बेरोज़गार है, जो इस क्षेत्र में है, तो भाई उसके लिए काम यही तो जो योजनाएं हैं जो यूपीए 1 ने की थी वो काम आए। तो आप यूपीए 1 का मिसाल लेके आप इसको सोचिएगा। इंडिया गठबंधन वैसे ही है, बहुत मजबूत है, और इसमें अगर कोई बातें हैं तो वो सुलझा दी जाएंगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। भाई लोगों को तो बाहर से जो आते हैं वो तो हमेशा संदेह की नज़र से देखते हैं और हस्तक्षेप करते हैं, उसकी बातें नहीं मानिए। ये बिल्कुल एक हमने संकल्प लिया है और ये मजबूत एक संगठन, ये गठबंधन है। सर एक बात आपसे और पूछनी है, जैसे आपने बाबू जगजीवन राम का जिक्र किया, तो उन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 50 साल सांसद रहना, ये तो अपने आप से हिस्ट्री क्रिएट की। और बाबू जगजीवन राम के बारे में तो मशहूर है कि भाई ये सफ़ेद चादर है, इस पर दाग नहीं लगना चाहिए। तो एक तो वो उस किस्म, देखिए हाँ, उस समय हमने जितने भी वहाँ के राजनेता थे, देखिए एक तो वो समय के जो राजनेता थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ के आए थे। वो एक तरह से व्यक्तिगत उनका एक निजी बलिदान था। वो जेल गए, वो सलाखों के पीछे गए, उनकी शहादत दर्ज है, वो रस्सी से झूल गए, ऐसे लोग थे। तो उनका बलिदान, उनकी कुर्बानी तो अलग ही किस्म की थी। उस समय के राजनेता जो जिस तरह से गुजर के आए, उनकी बात कुछ और थी। देखिए उन्होंने इस वक्त संकल्प लिया था कि हम एक समता का एक मुल्क बनाएंगे और संपन्न बनाएंगे, समावेशी विकास होगा, सबको साथ लेके चलेंगे। ये कुछ बहुत हद तक एक अधूरा रहा। हमें दोबारा ये संकल्प को दोहराना है, जो भी सियासतदान हो। देखिए एक तो ये बात सच है कि यहाँ पर एक प्रजातंत्र है, जो नुमाइंदे चुन के आते हैं वो आवाम के ही चुने हुए होते हैं, ये तो बात भी सच है। तो जो आवाम के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनको दोबारा संकल्प लेना पड़ेगा कि भाई हमें इस मुल्क के लिए जिस तरह पहली पीढ़ी ने एक तरह से जान न्यौछावर की, जिस तरह से बलिदान दिया, वैसे हम दोबारा करेंगे और समर्पित रहेंगे सेवा भाव में। तो ये तो उनको संकल्प लेना पड़ेगा, मुझे कोई दो राह नहीं कि अगर वो संकल्प लेंगे तो देखिए कांग्रेस पार्टी तो हमेशा चेतावनी दे रही थी, या कोविड हो या चीन का मामला हो। चीन हमारी ज़मीन में बैठा है, कुछ लोग कहते हैं ना कोई घुसा हुआ है ना घुसाया है, ये सब बातें भी हैं। बेरोज़गारी, मंदी, मुफलिसी, महंगाई, ये सब का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये सवाल उठाती रही है और लोग भी करते रहे हैं। तो अगर हम मुल्क के बारे में सोचें, निजी स्वार्थ के बारे में ना सोचें, तो भविष्य हमारा उज्जवल है। सर संजय सिंह की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, मैं जो भी आप तो जानते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ये जो सरकार है, ये जो केंद्रीय सरकार है, वो एजेंसियों को एक हथियार और एक अस्त्र बनाकर उसका इस्तेमाल कर रही है। और जो दूसरी पार्टी से कांग्रेस में, भाजपा में जो शामिल हो जाते हैं, उनको एक वॉशिंग मशीन की उपमा दी जाती है कि वॉशिंग में धुल के वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं। ये आपने देखा, सबसे बड़ा उदाहरण अभी महाराष्ट्र का है। तो मैं न किसी व्यक्तिगत घटना से टिप्पणी न देते हुए मैं ये कहूँगा कि ये सरकार जो हमारे कानून हैं, जो हमारे इदारे हैं, जो एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो वहाँ से बदल के जो भाजपा में आते हैं उनका इस्तकबाल होता है फूलों के साथ, चाहे उनके कितने भी गंभीर से गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हों। यहाँ पर आते हैं सब कुछ मिट जाता है। तो इससे बड़ा उदाहरण आपके सामने क्या हो सकता है? सर केंद्र पर आप लगाते हैं आरोप की दुर्भावना, राजनीतिक दुर्भावना के तहत, लेकिन पंजाब में भी तो कांग्रेस की जो नेता उनकी गिरफ्तारी हो रही है, ऐसी तरह हो रही है। जी, वही तो, मैं किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ वहाँ अलग, यहाँ अलग, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं देखिए, अब नहीं देखिए, मैं ये नहीं करूँगा। मैं ये सिर्फ केंद्र सरकार के बारे में इतना कहूँगा क्योंकि हमारी जो इंडिया संगठन है वो बिल्कुल मजबूत है। इसमें मैं उसके तो पंजाब की खैरा साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर काफ़ी विवाद है ना, कांग्रेस पार्टी बता रही है कि यहाँ पर राजनीतिक तौर पर उनको निशाना बनाया गया। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये कहूँगा कि केंद्र सरकार, मैं केंद्र सरकार की ही बात पे सीमित रखता हूँ अपनी बात को। मैं ये इतना कहना चाहता हूँ कि जो इंडिया हमारी जो गठबंधन है वो मजबूत है। अगर कुछ मतभेद आपको ऐसे लग रहे हैं, किसी की टिप्पणी या किसी के बयान, उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि केंद्र में यहाँ पर एक ऐसी सरकार बने जो मजबूत रहे
और जो लोगों की सेवा में समर्पित रहे, उसके लिए हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कर रहे हैं। और केंद्र सरकार ये नहीं चाहती है, जैसे कुछ भाइयों ने जिक्र किया, वो बिल्कुल एक तरह से बेचैन है, वो परेशान हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी खुद जो इंडिया गठबंधन का जो नाम है, उन पे कितनी सारी बातें कही, अब मैं दोहराना नहीं चाहता। ये उचित है, उनकी गरिमा और उनकी मर्यादा के ये उचित है कि ऐसी बातें कहना। लेकिन सब एक दोहरा मापदंड है ना, आप केंद्र पे आप आरोप लगाते हैं कि वहाँ पे राजनीतिक दुर्भावना होती है, लेकिन पंजाब में भी तो वही मामला है ना। अगर पंजाब में उसी मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई है तो फिर इसमें शोर शराबा क्यों? नहीं, शोर शराबा नहीं, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक देखिए, एक नाजुक दौर से गुजर रहा है हमारा ये एक व्यवस्था। मैं ऐसी भी बात कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार एक केंद्र में इसके वक्त आएगी और उसके लिए पूरे जो इंडिया के लोग हैं वो समर्पित हैं। अगर कुछ ऐसे मामलात हैं उनको सुलझा दिए जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। हमारा जो ये गठबंधन है बिल्कुल मजबूत है और सारे जितने भी हमारे सियासतदान हैं, राजनेता हैं, यही बयान दे रहे हैं कि ये मजबूत है और ये आएगी। और क्योंकि ये सरकार, जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री जी को लेके सब लोग इतने घबराए हुए हैं, इतने बेचैन हैं कि टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी देते जा रहे हैं। भाई उनको क्या मतलब था इतना सारा कहने के लिए? मैं दोहराऊंगा नहीं वो बात। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग एक हैं, हम लोग मजबूत हैं। और आपको मैं मिसाल भी दे दूंगा UPA 1 की, जो एक सफल मिसाल थी एक गठबंधन की, जिन्होंने एक सफल सरकार चलाई और बहुत सारे ऐसे कानून लाए, जन कल्याण के कानून लाए, जो आज भी हमें काम आ रहे हैं। दो चीज़ें हैं यहाँ पर। जातीय जनगणना हम इसीलिए कर रहे हैं और या इसकी वकालत इसीलिए कर रहे हैं, और बिहार में हुई भी और हम वहीं से होके आ रहे हैं कि भाई जब लोगों को पता चले, जो समाज में जितने जो वंचित हैं, जो ज़रूरत है, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी आखिर संख्या तो पता चले किसी को। तो ये तो पता करना तो अनिवार्य है कि भाई कौन सबसे ज़्यादा जिसको ज़रूरत की। और ये तो एक मैं ये कहूँगा कि जो ये जनगणना है, जातीय जनगणना, ये एक पहलू है। उसका सामाजिक और आर्थिक पहलू भी अभी आने को बाकी है, जिसमें ये पता चलेगा कि कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सरकारी पूंजी की ज़रूरत सबको किससे ज़्यादा है, ताकि योजनाएं और टारगेटेड प्लानिंग हो सके। तो इसके लिए अनिवार्य है भाई, इस सरकार ने तो जनगणना भी नहीं कराई, जितने भी अर्थशास्त्र कह रहे हैं। वंचित जो हैं वो गरीब हैं बेसिकली जी, और जो सक्षम है वो अमीर हैं। अब इसमें वंचित की बात कर रहे हैं कि जी। वो आप जातीय आधारित वंचित देख रहे हैं या गरीब जनता? नहीं, देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मैं इस वर्ग से भी हूँ, कि जो जाति आधार से जो वंचित हैं, ये अर्थशास्त्री बहुत बार कह गए हैं, और उनकी गरीबी में एक सीधा एक ताल्लुकात है। क्योंकि जो बहुत सदियों से वंचित रहते आ रहे हैं, दूसरों की जो मैला और जिसे गंदगी साफ करते हैं, उनको ये नहीं कह सकते ना कि वो अमीर हैं, उनके वर्ग सिर्फ उनकी अमीरी या आर्थिक स्थिति की बात करें, उनकी तो जाति की बात करनी ही होगी। इसलिए भी आरक्षण है। भागे आखिर हमारे जो सब व्यवस्था है उसमें आरक्षण क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वो जो वंचित हैं, जो दबे हुए हैं सदियों से, वो आर्थिक रूप से भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, और ये एक सीधा ताल्लुकात तो है ही। तो ये सीधा ताल्लुकात को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी है, मैंने तो बनाई नहीं। तो हम ये एक परिकल्पना करते हैं कि सिर्फ अमीर और गरीब रह जाएं, समाज में ऐसा कोई भी वर्ग ना रहे कि भेदभाव हो, लेकिन वो व्यवस्था भी नहीं है। और जब तक नहीं है, इस वजह से हमें जातीय जनगणना की ज़रूरत है।